हेलो दोस्तों, तो हम लोग आरआरबी की विभिन्न विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है जो यहाँ पे चैप्टर वाइज है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग इसका चैप्टर वाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे हिस्ट्री, जो कि प्राचीन इतिहास होगा, जिसको इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री भी बोला जाता है। तो वो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको। और इसमें जितना भी मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम है सबका आप लोग नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जितना भी नाम है और इसी से रिलेटेड यहाँ पे सब क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब सब्जेक्ट वाइज, और उसमें जो रिपीटेड होगा वो भी दिया होगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेज वन यहाँ पे है, ये 2025 का है। और ये आपका ग्रेजुएट लेवल 2025 से भी ये 47 शिफ्टों का है, जो कि 1880 क्वेश्चन, ये 2280 क्वेश्चन जो कि 10+2 लेवल का है। उसके बाद जेई का है, पैरामेडिकल का है, उसके बाद एएलपी का है, जेई ये सब 2024 का है। और टेक्नीशियन ये सब जितना भी है, और 2019 का भी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन सब। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। और ये चार्ट भी बनाया हुआ है, जो कि ये वाईसीटी बुक का है, जो कि यूथ कंपटीशन इंडिया, ये सब यूथ कंपटीशन टाइम बुक का है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जिसका अभी फर्स्ट में हम लोग देखेंगे पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में स्टोन एज भी कहा जाता है, स्टोन एज। तो चलिए देखते हैं भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो इसको जूम कर लेते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि यहाँ पे 1955 से 1956 के बीच में हुई थी। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1955 से 1956 के बीच में हुई थी। और भीमबेटका की गुफाओं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, और यह एक पुरापाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। और इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा 1957 से 1958 में की गई थी। 1957 से 1958 में की गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक मिनट, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, भीमबेटकाओं की गुफाओं की खोज कब हुई थी। तो इसका 1957 से 1958, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो श्रीधर किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर, जो कि वाकनकर द्वारा 1957 से 1958 में की गई थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। उसके बाद भीमबेटका भीमबेटका की शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भीमबेटका की शैलाश्रय भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि मध्य प्रदेश। और ये देखिए एनटीपीसी लेवल स्टेज 1, जो कि 7 अगस्त 2025 को भी आया था शिफ्ट 1 में। और ये इस 8 सितंबर शिफ्ट 2 में भी यही सेम क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे और उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, बी, आंसर बी है। तो यहाँ पे व्याख्या, यहाँ पे जो पहले वाला था क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे व्याख्या है, इसी में मतलब इसके द्वारा ही यहाँ पे एक ही चीज़ का यहाँ पे व्याख्या हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण काल के लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का कारण नहीं था। तो इसका आंसर था बी, जो कि फसलों की विफलता यहाँ पे नहीं था कारण। तो देखिए यहाँ पे और भी एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है 22 तारीख को अगस्त को। और एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक मिनट, इसको पहले एरोप्लेन, उसके बाद देखते हैं यहाँ, पुरापाषाण कालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, इसलिए पुरापाषाण काल के लोग भोजन के लिए फसलों पर आश्रित नहीं थे। वे लोग अपनी भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर थे, और इसलिए उन्हें भोजन प्राप्त करने के लिए जंगली जानवरों और पौधों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता था, तथा संसाधनों का समापन और मौसमी परिवर्तनों के कारण भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। तो निम्नलिखित में से कौन सा काल पुरापाषाण काल के बाद का था।
तो पुरापाषाण काल का बाद कौन सा है, तो मध्यपाषाण काल। उसके बाद कौन सा है, मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि मध्यपाषाण काल पुरापाषाण काल के बाद के हैं। और प्रागैतिहासिक काल के 3 चरण हैं, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, जो मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इस कौन सा हो जाएगा, कायथा। कायथा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भली भांति ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप से जाना जाता है। तो ये कायथा हो जाएगा, कायथा। कायथा मतलब ताम्रपाषाण के स्थल मतलब भली भांति जानी जाती है। तो और इसका जो मतलब फुल एक्सप्लेनेशन है देख लेते हैं। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। कायथा मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है, जो उज्जैन से 25 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में चंबल नदी की सहायक नदी काली सिंध के दाहिने तट पर स्थित है। कायथा पुरास्थल की खोज के आश्रय वीएस वाकनकर को जाता है। और इस कायथा पुरास्थल को सन 1964 ईस्वी में खोज निकाला था। और ताम्रपाषाणीय स्थल के रूप में जाना जाता है ये। और मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यह एक नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है। मेहरगढ़ कौन सा है, तो ये नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है। मेहरगढ़ कौन सा है, तो ये नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है। बुरझम जो कि कश्मीर घाटी की में स्थित नवपाषाण कालीन स्थल है। और उतनूरू तेलंगाना में स्थित है। उतनूरू कहाँ है, तो तेलंगाना में स्थित है। यहाँ हड़प्पा युगीन संस्कृत का अभियान प्राप्त हुआ। तो उतनूरू कहाँ है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। यहाँ हड़प्पा युगीन संस्कृति का अभिज्ञान प्राप्त हुआ। उसका बाद नवपाषाण स्थल जिसको इंग्लिश में नियोलिथिक साइट भी कहा जाता है। तो ये कुपागल किस राज्य में स्थित है। तो नवपाषाण स्थल जिसको इंग्लिश में नियोलिथिक साइट भी कहते हैं, ये कुपागल किस राज्य में स्थित है। तो कुपागल इसमें बी में स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। कुपागल कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ पे कुपागल दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में बेल्लारी जिले में स्थित है। ये एक प्रसिद्ध नवपाषाण कालिक पुरातात्विक स्थल है। और नवपाषाण काल में मानव ने कृषि, पशुपालन और स्थायी निवास के स्थलों का विकास किया। और कुपागल में उस समय के औजार, घरों के अवशेष और पत्थरों से बने उपकरण पाए गए हैं, जो इसे नवपाषाण युग के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। तो कुपागल में क्या क्या पाया गया है, तो कुपागल में उस समय औजार, घरों के अवशेष और पत्थरों से बने उपकरण पाए गए हैं, जो इसे नवपाषाण युग के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। एक नवपाषाण स्थल जिसको भिराना देश राज्य में स्थित है। तो भिराना कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में स्थित है। नवपाषाण स्थल भिराना हरियाणा इस राज्य में स्थित है। और भिराना हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है, जो मौसमी घग्गर जिसको सरस्वती नदी का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। और जिसका इतिहास है जो कि 7570 से 6200 ईसा पूर्व का है। 7570 से 6200 ईसा पूर्व तक है। जो कि इस स्थल से मिले अवशेषों को मिट्टी के बर्तन, कपड़े, तांबे की छेनी, तीर का सिर और शंख के मोती और मनके आदि शामिल है। इस स्थल का सबसे दिलचस्प खोज एक महिला नर्तकी जो कि मोहनजोदारो की डांसिंग गर्ल की प्रकृति की है। और एल.एस. राव ने भिराना स्थल का उत्खनन का नेतृत्व किया था। कौन सा, तो एल.एस. राव ने भिराना स्थल पर उत्खनन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा पाषाण युग जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है कि 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें देखिए पुरापाषाण काल आता है, नवपाषाण काल आता है, मध्यपाषाण काल आता है। इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि ताम्रपाषाण काल। तो ये ताम्रपाषाण काल नहीं आता है। तो पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण था, जो कि पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण है। और ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजारों का उपयोग करने लगा।
लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन का प्राचीनतम चिन्हों की वजह से यहाँ पे प्रसिद्ध है। और आरआरबी एनटीपीसी, इसमें आरआरबी एनटीपीसी 10 तारीख को 10/2/2021 को ये पूछा गया था स्टेज 1 में, जो कि CBT 1। और ये आंसर डी इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि मैं बोल दिया हूँ। और मध्य प्रशांत के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले की अवस्थित भीमबेटका गुफाओं से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों का प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है, किंतु यहाँ उत्तर पूर्व पाषाण, ताम्र पाषाण काल और ये आपका प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। तो ये सब यहाँ पे इसका डी आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए, तो और एक बार इसमें देख लेते हैं, भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये तो महाद्वीप और मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से यहाँ पे भीमबेटका की शैलाश्रय प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। उसका बाद क्वेश्चन नंबर 10, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि भीमबेटका में पाई जाती है। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो ये भीमबेटका में पाई जाती है। और यहाँ पे भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। तो भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है और एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है, जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। और निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक प्राक् ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो इसका देखिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो ये सही हो जाएगा ए। तो इसमें देखिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं किया था और यह उसका जीवन पत्थरों का इर्द गिर्द ही समय सीमित था, और इसलिए इसे पाषाण काल भी कहते थे। और इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को तीन भाग में बांट कर देखा जा सकता है, जैसे कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। तो यहाँ पर देखिए चैट वाइज भी बनाया हुआ है। तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्रागैतिहासिक काल लक्षण और आगैतिहासिक काल लक्षण और ऐतिहासिक काल लक्षण। तो देखिए, प्रागैतिहासिक काल लक्षण का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसका प्रागैतिहासिक काल लक्षण का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है और उदाहरण पाषाण काल, जिसको पाषाण काल भी कहते हैं। और इसमें भी देखिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल है। देखिए यहाँ पे पुरापाषाण काल का समय विधि कब है? तो 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। मध्यपाषाण काल जो कि 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक है। और नवपाषाण काल जो कि 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक है नवपाषाण काल। और जो यहाँ पे और मध्यपाषाण और पुरापाषाण देख लेते हैं। ये आगे ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल के 3 है, जो कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल लक्षण, जो कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन लिपि गुर एवं अपठनीय है, मतलब इसको पढ़ा नहीं गया है। और उदाहरण संदेह सभ्यता। और ऐतिहासिक काल लक्षण, जो कि पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों पर आधार पर निर्धारण है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे हम लोग ये इसका चैप्टर 2 हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता, जिसको इंग्लिश सिविलाइजेशन भी इंडस सिविलाइजेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सिंधु घाटी नगर नियोजन की कौन सी विशेषता सभ्यता की उन्नति, नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल के संकेत देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि जल निकास प्रणालियाँ
जिसको यहाँ पे नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिक कौशल के संकेत देती है। तो देखिए इसका और एक्सप्लेनेशन है। सिंधु घाटी नगर नियोजन का जल निकासी प्रणालियाँ सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिका कौशल का संकेत देती है। और जल निकास प्रणाली जो कि सिंधु सभ्यता के अद्वितीय थी और नालियाँ ईंटों तथा पत्थरों से ढकी होती थी। इनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मर्टारी और का प्रयोग किया जाता था तथा कभी-कभी जल निकासी मोरियों द्वारा होता था जो मुख्य नालियों में गिरती थी। तो यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं इसको। तो सिंधु घाटी नगर नियोजन की जल निकासी प्रणालियाँ सभ्यता की उन्नत नागरिक सुविधाओं और अभियांत्रिकी कौशल का संकेत देती है। जल निकासी प्रणाली जो कि सिंधु सभ्यता की अद्वितीय थी, नालियाँ ईंटों तथा पत्थरों से ढकी होती थी और इनके निर्माण के मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था तथा कभी-कभी जल निकासी मोरियों द्वारा होता था जो मुख्य नालियों में गिरती थी। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा वासियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि हड़प्पा वासी औजार, बर्तन और कढ़ाई बनाने के लिए केवल सोने का उपयोग करते थे। तो ये गलत हो जाएगा कथन। तो हड़प्पा सभ्यता को मुख्यतः कांस्ययुगीन संस्कृति माना जाता है और कांसा, तांबे और टीन से बनी एक मिश्रण धातु है जो कि विभिन्न औजारों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण सामग्री थी। यद्यपि तांबा, लकड़ी, पत्थर, हड्डी एवं हाथी के दांत आदि से बने उपकरण प्राप्त हुए, परंतु कांसा हड़प्पा सभ्यता के सबसे विशिष्ट और तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण उपकरण थे। विकल्प में दिए गए अन्य कथन सही है, लेकिन इसमें सोना से बना वाला बात ये गलत है। तो यहाँ पे और भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर जो कि मोहनजोदारो में लॉस्ट वेक्स तकनीक का उपयोग करके तैयार की गई प्रागैतिहासिक नर्तकी का मूर्ति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस सामग्री से बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर जो कि मोहनजोदारो में लॉस्ट वेक्स तकनीक का उपयोग करके तैयार की गई प्रागैतिहासिक नर्तकी की मूर्ति मुख्य रूप से यहाँ पे कांसे का बना होता है और मोहनजोदारो से मिली। तो यहाँ पे देखिए दोनों में पूछा गया है जो कि लेवल 2 का है, मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है जो कि 21 तारीख को 12 तारीख को भी शिफ्ट 2 में। तो देखिए मोहनजोदारो से मिली कांस्य नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता की अद्भुत कला है। यह लास्ट वैक्स तकनीक से बना है और जिसमें मोम का नमूना मिट्टी से ढककर धातु ढाली जाती थी और इसकी अर्थ है यथार्थवादी आकृति का कलात्मक कौशल हड़प्पा वासियों की धातु शिल्प प्रगति और ऐतिहासिक परिष्कार को दर्शाता है। तो हड़प्पा वासी उगाने वाले प्रथम यूरेशियाई थे, तो कौन थे? तो ये डी हो जाएगा, कपास थे। हड़प्पा वासी कपास उगाने वाली प्रथम यूरेशियाई थे। तो हड़प्पा वासी दुनिया के पहले कपास उत्पादक थे। मेहरगढ़ से कपास की खेती का प्रमाण मिले हैं। उन्होंने गेहूं, जौ, सरसों तेल, मटर और खजूर भी उगाए थे और कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया और यूनान में कपास को सिंधो कहा जाता था, जिससे इसकी उत्पत्ति सिद्ध होती है। हड़प्पा वासी दुनिया का पहले कपास उत्पादक थे। मेहरगढ़ की कपास की खेती का प्रमाण मिले हैं और उन्होंने गेहूं, जौ, सरसों तिल, मटर और खजूर भी उगाए हैं। कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया और यूनान में कपास को सिंधु और सिंधो कहा जाता था, जिससे उसकी उत्पत्ति का सिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पाकालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिकॉर्न हो जाएगा, जो कि यूनिकॉर्न यहाँ पे मोहर पे था। हड़प्पाकालीन मोहरों पर सामान्यतः
किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? तो यूनिकॉर्न हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा बी। एक सींग वाला जानवर जिसको यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सबसे अधिक बार और प्रमुखता से चित्रित किया जाने वाला पशु था। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह किसी देवता का प्रतीक हो सकता है, जबकि अन्य इसे शक्ति, पवित्रता या समृद्धि के प्रतीक के रूप में देखते हैं। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी होती थी? तो ये आंसर हो जाएगा बी, जो कि स्टेटाइट का बनी होती है। हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये स्टेटाइट से बनी होती है। स्टेटाइट से बनी होती है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें स्टेटाइट, जो कि सेलखरी नामक एक मुलायम पत्थर से बनी होती थी, और इन मोहरों पर जानवरों के चित्र और एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित होती थी जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका था। कुछ मोहरें जो कि टेराकोटा, सोना, एगेट और चर्ट हाथी दांत से भी बनी होती थी। कुछ मोहरें टेराकोटा, सोना, एगट, चर्ट और हाथी दांत से भी बनी होती थी। लेकिन अगर ऑप्शन में स्टेटाइट है तो स्टेटाइट ही लगाना होगा, अगर स्टेटाइट नहीं है तो टेराकोटा भी लगाने से राइट होगा। तो हड़प्पा वास्तुकला से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि देखिए हड़प्पा के सभी घरों का निर्माण ईंटों के उपयोग के बने मतलब बिना किया गया था। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला का अंतर्गत सड़कों, घरों और अन्य संरचनाओं के निर्माण में ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण संरचनाओं के निर्माण में, जैसे कि दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों की चबूतरे पर बनाई थी तथा दुर्ग को ईंटों की दीवार से घेरा गया था, जिसकी अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में वास्तुकला के अंतर्गत सड़कों, घरों और अन्य संरचनाओं के निर्माण में ईंटों का व्यापक रूप से उपयोग होता था। हड़प्पा सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण संरचनाओं के निर्माण में, जैसे कि दुर्ग की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी तथा दुर्ग की ईंटों के दीवारों से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। लगभग 5000 ईसा पूर्व लगभग 5 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में कौन सी प्राचीन सभ्यता फली फूली थी? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा। लगभग 5000 वर्ष पूर्व थार रेगिस्तान क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे? तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो स्थल पर से बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौने पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदारो स्थल से बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना पाए गए थे। मोहनजोदारो का स्थल, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, और सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है, और इस स्थल की खोज 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का राखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदारो में पाई गई दाढ़ी वाले पुरुष, जिसको बियर्डेड मैन की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि पत्थर से बनी हुई है। मोहनजोदारो में पाई गई दाढ़ी वाली पुरुष, जो कि बियर्डेड मैन की मूर्ति किस सामग्री से बनी हुई है? तो ये पत्थर से बनी हुई है। और ये मोहनजोदारो से प्राप्त दाढ़ी वाला पुरुष एक प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसे आमसर पुजारी राजा के रूप में संदर्भित किया जाता है। जिसे आमसर पुजारी राजा के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह मूर्ति स्टेटाइट, जो कि सोपस्टोन नामक पत्थर से निर्मित है, और यह मूर्ति जो कि परिपक्व हड़प्पा काल लगभग 2175 1750 ईसा पूर्व की है।
मोहनजोदाड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाला पुरुष एक प्रसिद्ध मूर्ति है जिसे अमसर पुजारी राजा के नाम से संदर्भित किया जाता है। यह मूर्ति एस्टेटाइट जो कि सोप्सन नामक पत्थर से निर्मित है और यह मूर्ति परिपक्व हड़प्पा काल जो कि लगभग 2100 से 1750 ईसा पूर्व की है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुख्य किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि कृषि और व्यापार से यहाँ पे आधारित है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुख्य यहाँ पे कृषि और व्यापार पर स्थित था। तो सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और व्यापार पर आधारित थी। जिस भूमि पर वे रहते थे वह काफी उपजाऊ थी और वनस्पति से भरपूर थी। जौ और गेहूं की खेती वे बड़े पैमाने में करते थे। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे है लोथल, गुजरात हो जाएगा, लोथल का गुजरात। कालीबंगा शायद राजस्थान होगा, कालीबंगा राजस्थान होगा। दैमाबाद महाराष्ट्र होगा, भिराना हरियाणा होगा। तो देखिए वन का 2, ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 4, सी का 4 और ये इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका बी, जो कि लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में है। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है और जो कि गुजरात राज्य में अहमदाबाद जिले के भाल क्षेत्र में स्थित है। और इस शहर की खोज एस.आर. राव की टीम ने नेतृत्व में किया गया था। कालीबंगा, जो कि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज 1953 में बीबी लाल एवं बी.के. थापर द्वारा कराए गए थे। और दैमाबाद जो कि गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में स्थित है। और भिराना, जो कि यहाँ पे यह स्थल हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने स्थलों में से एक माना जाता है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा? भिराना। राखीगढ़ी सिंधु घाटी के स्थल कहाँ स्थित है? राखीगढ़ी भी शायद यहाँ पे राखीगढ़ी बी, राखीगढ़ी है हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख और भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। राखीगढ़ी यहाँ से कई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे मकान, सड़कें, तो यहाँ पर एक मिनट, जैसे मकान, सड़कें, कब्रें, मिट्टी के बर्तन आदि यहाँ पे पाई गई थी। और हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के साथ था? तो ये आपका मेसोपोटामिया के साथ था। हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक क्षेत्र जिसको कहते हैं, इससे था। और व्यापार में वस्त्र, कच्चा माल, मनके, धातु आदि शामिल थे। यह व्यापारिक संबंध जो कि समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग दोनों से था। हड़प्पा में डैश रंग को बलुआ पत्थरों से बना एक पुरुष धर जो कि मेल तोरसो मिला था। तो ये लाल, हड़प्पा में लाल रंग के बलुआ पत्थर से बना एक पुरुष धर जो इसको मेल तोरसो मिला था। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण भाग है और अपने सुनियोजित नगरों, कलाकृतियों और सुनियोजित नगरों, कलाकृतियों और मूर्तियों के लिए जानी जाती है। इन कलाकृतियों में से एक महत्वपूर्ण खोज में पुरुष धर शामिल है। यह पुरुष धर मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, एक प्रकार की तलचट्टी चट्टानों से बना है। यह मुख्य रूप से धूसर रंग, काले और सफेद रंगों के मिश्रण से बना होता है। इसमें मौजूद विभिन्न खनिजों और अशुद्धियों के कारण कुछ स्रोतों के इसका रंग हल्का लाल भूरा में वर्णित किया गया है, लेकिन धूसर रंग ही इसका प्राथमिक पहचान है। दिए गए विकल्प में धूसर न होने के कारण इसका करीबी उत्तर लाल चुना गया है, लेकिन ऐसे धूसर होता है। हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
सही है। तो इसका आंसर रहेगा बी, जो कि 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए यहाँ पे हड़प्पावासी प्रजनन क्षमता से जुड़ी देवियों की पूजा करती है। हड़प्पावासी प्रजनन क्षमता से जुड़ी देवियों की पूजा करते थे और हड़प्पावासी पशुपति जैसे देवताओं की भी पूजा करते थे। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। हड़प्पावासी लोग धरती की उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पावासी के लोग धरती को उर्वरता के देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकला पौधा दिखाया गया है, जो पृथ्वी देवी का प्रतिमा है। सिंधु सभ्यता में पशुपति पूजा भी होती थी और प्रचलित भी थी। मोहनजोदारो से एक मुहर प्राप्त हुआ जिसमें सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर योग मुद्रा पर बैठे हुए दिखाया गया है। अतः स्पष्ट है कि कथन 1 व दोनों मतलब 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस स्थल से एक बर्तन पाया बनी डिजाइन मिली है, जो एक ऐसे प्यासे कौवे का कथा में वर्णित करती है जो बर्तन के तल में एकत्र जल पीने के लिए चतुराई युक्त तरीका अपनाता है। तो ये कौन सा इसका आंसर रहेगा? तो इसका आंसर रहेगा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर रहेगा बी, जो कि लोथल गुजरात राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जहाँ मतलब यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था। यहाँ व्यापार के लिए जाना जाता था। यहाँ से खुदाई के दौरान कौवे और घड़े से जुड़ी एक कहानी को दर्शाने वाली चित्रकारी मिली थी और इस चित्र में यह दिखाया गया है कि कैसे एक प्यासा कौवा घड़े में कंकड़ डालकर पानी ऊपर लाता है और यह कहानी भारत के पारंपरिक नैतिक शिक्षाओं पर भी प्रसिद्ध है, जो प्यासा कौवा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विशाल स्नानागार जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान में उल्लेखनीय विशेषताओं में है एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि मोहनजोदारो हो जाएगा। और विशाल स्नानागार को हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख इमारतों से गिना जाता है। यह मोहनजोदारो, जिसका अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के प्रसिद्ध लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर है और ये मतलब इसमें पाया जाता है। और एक प्रसिद्ध ढांचा है जिसकी लंबाई 11.88 मीटर चौड़ाई मतलब 11.88 मीटर चौड़ाई और तथा 7.01 मीटर व गहराई मतलब देखिए लंबाई इसका है 11.88 मीटर, चौड़ाई है 7.01 मीटर और वह गहराई है 2.43 मीटर है। इसका उपयोग संभवतः सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए किया जाता था। विशाल स्नानागार कहाँ है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि मोहनजोदारो में है। और इसका मतलब एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे। निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने 1920 से 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी की सभ्यता के हड़प्पा स्थल पर खुदाई शुरू की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि दयाराम साहनी ने किया था। और हड़प्पा स्थल की खोज राय बहादुर दयाराम सहनी हड़प्पा स्थल की खोज जो कि राय बहादुर दयाराम सहनी ने 1920 से 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। और दयाराम साहनी जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बनने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो ये अफगानिस्तान में शत्रुघोई पाया जाता है। अफगानिस्तान में शत्रुघोई पाया जाता है। शत्रुघोई उत्तरी अफगानिस्तान के बदख्शान प्रांत में अक्सस नदी पर पाई जाती है, जिसको आमू दरिया भी कहा जाता है। आमू दरिया के पास एक व्यापारिक बस्ती थी जो कि अफगानिस्तान में स्थित हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह भी था और इसे सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तरी बस्ती माना जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? तो ये शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से? तो ये शायद बी होगा क्या इसका आंसर? तो इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी होगा, जो कि नागेश्वर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर से प्राप्त किए जाते थे और नागेश्वर
यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप नागेश्वर जो कि गुजरात व बालाकोट जो कि खैबर पख्तूनख्वा जो कि पाकिस्तान से प्राप्त किए जाते थे। और इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मुहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? पंजाब दो जगह है, एक पाकिस्तान में भी एक भारत में भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी जो कि रोपर होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से रोपर स्थल भारत के पंजाब में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता स्थल जो कि रोपर की खोज 1950 ईस्वी में बीबी लाल के द्वारा की गई थी और यह स्थल पंजाब के रोपर जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है और यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ से? तो ये आपका रोपर से यहाँ पे मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिला है। और कोट दीजी जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत, बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है और बालू हरियाणा राज्य के कैथल शहर में स्थित है। हड़प्पा के अधिकांश मानक मुहरे डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 2x2 विभाग के साथ वर्गाकार आकृति में होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सी हो जाएगा जो कि स्टीएटाइट। और मोहर भी स्टीएटाइट का भी बना होता था। तो हड़प्पा के अधिकांश मुहरों व सेलखरी जो कि स्टीएटाइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। और इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेज मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी प्राप्त हुई है। मानक मुहर जो कि 2x2 आयाम के साथ चौकर होती थी और इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सभी मुहरों में जानवर की तस्वीर तथा एकमात्र एक चित्रमय लिपि लिखी गई थी जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा भी था। धोलावीरा डैश राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है और ये 2021 में पूछा गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल है। यह कच्छ के महान रण में कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य में खादिर बेट पर स्थित है और इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा जो कि मिट्टी के बर्तन, मोती और सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि है। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धोलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया और इस प्रतिष्ठान सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता को भारत का यह पहला स्थल है। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान, इसका समावेधी से जुड़ी हुई है। तो ये यहाँ पे सी सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 1920 से 1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? तो ये डी है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920 से 1921 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम सहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। क्वेश्चन नंबर 39, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को शाब्दिक अर्थ मृतकों का किला कहा जाता है? तो मोहनजोदारो को कहा जाता है। मोहनजोदारो की सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टिला और यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है
जो सिंध नदी के दाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। तो कौन सा? तो मोहनजोदारो। मोहनजोदारो शब्द का अर्थ क्या है? तो ये मृतकों का टिला है। और मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदारो ये आपका पंजाब में स्थित, सॉरी सिंध में स्थित है। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो सिंध में स्थित है। मोहनजोदारो सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टिला। और यह सिंध जो कि पाकिस्तान में लड़काना जिला में स्थित है, लड़काना जिला में स्थित है। और यह कौन सा? सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। यहाँ की शासन व्यवस्था जो कि राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु का वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के शिल्प उत्पादन के समर्पित था? तो ये डी हो जाएगा, चन्हुदरो। तो मोहनजोदारो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हुदरो की खोज सर्वप्रथम 1931 ईस्वी में एनजी माजुमदार ने किया था। और यहाँ सैंधव संस्कृति की आकृति अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति जैसे झुकर या फिर झाकर संस्कृति कहते हैं, और इसके अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगरी थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहरे तथा मुद्रा धातु की वस्तुएं एवं तराजू बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ की वक्राकार ईंटें मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल का उत्खनन 1922 में। तो कौन सा? तो हड़प्पा। तो यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, हड़प्पा 1922 में यहाँ पे किया गया था। और यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1922 में दयाराम सैनी द्वारा किया गया था। और ये इस प्रकार की इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया था तथा यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की खोज की थी। तो 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था, 1922 में यहाँ पे मोहनजोदारो का खोज हुआ था। और पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जो कि नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो ये सी में, जो कि हड़प्पा में पाई गई थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जो कि हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई। और हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृत्य की धड़ जो कि चूना पत्थर से बना हुआ था। यह दाहिनी पैर का बल पर खड़ा था और बायां पर नृत्य का मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप में घोटक माना गया है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर है उरुक सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, लोथल है। तो देखिए यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल जो कि मोहनजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे, जबकि उरुक एक सामुदायिक सभ्यता का शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल एवं राखीगढ़ी था, जबकि उरुक एक यहाँ पे सुमेरियन सभ्यता का प्रमुख था। सुमेरियन सभ्यता का समूह था, शहर था मतलब। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति थी की व्यवस्था दर्शाती है। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों को जलाशय में साक्ष्य मिले हैं? तो ये बी हो जाएगा, धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी जो कि 1967 से 1968 ने की। यह नगर आयताकार में बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। और सुर्खकोटदा से कलश सावधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपर से सेलखरी का मुहर मिले हैं और मृत भांड, कुल्हाड़ी एवं साक्ष्य पाए गए हैं। और यहाँ के निवासी जल संचय में कुशल अभियांत्रिक कला से परिचित थे। तो कौन सा? तो ये हो जाएगा सिंधु सभ्यता।
पुरातात्विक स्थल जो कि सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो ये डी में स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा या फिर सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल के हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का प्रमाण मिले हैं और 1964 ईस्वी में स्थल की खोज जगपति जोशी ने किया है। जगपति जोशी ने किया था। सुरकोटदा एकमात्र सिंधु घाटी स्थल है जहां घोड़े अवशेष पाए गए हैं। सुरकोटदा में घोड़ा का अवशेष पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की स्थल जो कि राज्य स्थल और राज्य, तो धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, तो ये गुजरात में है। धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, रोपर पंजाब में। तो ये सब है। (47) कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 48, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा का खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर, जो कि सर रॉबर्ट अरिक मोहटम ने व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के महानिदेशक पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य जहां मतलब राष्ट्रीय महत्व, प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रख रखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान 2025 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का महानिदेशक यदुवर सिंह है। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि आर.डी. बनर्जी ने किया था। और मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ है मितोतिला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। मोहनजोदारो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है, जो कि 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदारो का सबसे बड़ी इमारत जो कि विशाल स्नानागार है, जो 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों के कांसे में की स्थित नृत्य करती नारी की मूर्ति भी पाई गई है और योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ जिसको शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि भी पाई गई है। तो कहाँ से पाई गई? तो मोहनजोदारो से पाई गई। क्वेश्चन नंबर 50, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में उत्तर में मालवा तक फैल गई है। तो इसका आंसर है सी, जो कि 3000 वर्ष पूर्व है। और देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया जाता है और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोज की गई थी और मतलब खोजी गई थी और यहाँ पे खोजी गई थी के नाम पर यहाँ पे खोजी गई थी। किया गया था। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधवस्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। परिपक्व हड़प्पा संस्कृत का अस्तित्व 2525 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। रेडियो कार्बन C14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता के सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प सी को सही माना जा सकता है। सी को सही माना जा सकता है। तो नोट आरआरबी द्वारा भी इसका विकल्प सी सही माना है। तो इस कौन सा हो जाएगा? तो ये आरआरबी द्वारा सी माना गया, जो कि 3000 ईसा पूर्व। तो हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और भी है, तो ये अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें।